If you are new to the channel, then you can like, share and subscribe for the latest videos of Geography class 12th. So hello everyone, this is the second part of the chapter Population, Distribution, Density, Growth and Composition. For the first part, you can watch video whose link is available in the description box. In this part, I cover the topic of growth of population. And if you want to copy the notes, you can download them from the link available in the description box. So here you can see in the book, ये हमारी third heading है growth of population. Let's have a look. So growth of population, इसका मतलब ये होता है कि दो टाइम पीरियड के बीच में एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ़ पर्सन्स में क्या चेंज आया है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2011 और 2021 के बीच में इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें कितना चेंज आया है, वो पहले से कम हो गई है या पहले से ज़्यादा हो गई है, इसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे. इसी तरीके से किसी भी एरिया के पॉपुलेशन नंबर ऑफ़ पर्सन्स 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच में क्या उनमें चेंज आया है, लोग पहले से उस एरिया में ज़्यादा हो गए हैं या कम हो गए हैं, उसको हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं. और इसी बेसिस पर ये दो तरह की हो जाती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और यू कैन से नेचुरल और इंड्यूस्ड. दो तरीके से पॉपुलेशन हमारी चेंज होती है. नेगेटिव या पॉजिटिव. पॉजिटिव कहेंगे जब पॉपुलेशन बढ़ जाए और नेगेटिव कहेंगे जब पॉपुलेशन घट जाए. सो ये रीजंस क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ होने के. एक होता है नेचुरल और एक होता है इंड्यूस्ड. नेचुरल इज़ जो अपने आप नॉर्मली बर्थ रेट और डेथ रेट की वजह से जो पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, वो नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, जो अपने आप मतलब नेचुरल प्रोसेस चल रहे हैं बर्थ रेट का और डेथ रेट का. जबकि इंड्यूस्ड होती है जिसको किसी ने किया है, मतलब जिसमें किसी की इंटरफेरेंस है, और वो किसी की और नहीं बल्कि ह्यूमंस की ही इंटरफेरेंस है. एंड दैट कंपोनेंट इज़ माइग्रेशन. माइग्रेशन जिसे हिंदी में प्रवास कहते हैं. माइग्रेशन इज़ एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करना in search of job opportunities or any other reasons, that is called migration. माइग्रेशन तीसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है पॉपुलेशन डेटा चेंज होने का किसी भी एरिया के. क्योंकि जिस एरिया में लोग ज़्यादा माइग्रेट करते हैं वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और जिस एरिया से उन लोगों ने माइग्रेशन किया है, जहाँ से वो चले गए हैं, वहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाती है. सो दैट इज़ induced. So here you can see natural population growth rate जो कि crude birth and crude death rate यानी कि birth rate और death rate से जो determine होता है. While induced population growth होगी जो कि हमारे inward and outward movement of people in any area यानी कि migration से होगी. किस एरिया में कितने लोग आए हैं और कितने लोग वहाँ से गए हैं, इससे डिसाइड होती है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. तो ये दो कंपोनेंट होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के. The decadal and annual growth rate of population in India are both very high and rapidly increasing over the time. डिकेडल होता है 10 साल का और एनुअल होता है 1 साल का. सो हम 10 साल के ग्रोथ रेट की बात करें या सिर्फ 1 साल के ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया में वो बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है. यानी कि पॉपुलेशन हर जगह पर, चाहे वो हम 1 साल में देखें या 10 साल में देखें, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. एंड इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट 1 साल में 1.64% यानी कि 1.64% के ग्रोथ रेट से इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है. पॉपुलेशन डबलिंग टाइम. पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का मीन्स होता है कि पॉपुलेशन किसी भी एरिया की कितना टाइम ले रही है अपनी संख्या, अपने नंबर को डबल होने में. यानी कि पहले वो इफ़ 1 लाख थी किसी एरिया में और 2 लाख होने में उसने कितना टाइम लिया है, तो वो डबल हो गई है, और कितना टाइम लिया है उसको हम पॉपुलेशन डबलिंग टाइम कहते हैं. अब इसी हेडिंग के अंदर हमारी एक हेडिंग है डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया. सो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पास्ट टाइम पर इंडिया में क्या चेंजेस होते रहे हैं पॉपुलेशन डेटा में, सो ये वही है. यानी कि डिफरेंट फेजेस यहाँ पर वो
अलग अलग चरण यहाँ पर बताए गए हैं जब पॉपुलेशन इंडिया की उसमें चेंजेस हुए हैं। कभी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है, घट गई है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। The growth rate of population in India over last 100 years has been caused by annual birth rate, death rate and rate of migration. So ये तीन ही फैक्टर्स होते हैं, रीजंस होते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, जिसकी वजह से किसी भी एरिया की पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, मॉडरेट रहती है, या फिर कम हो जाती है। सो इंडिया के जो पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड है उसमें 4 फेजेस आते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ये 4 फेजेस क्या हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। फेज 1, द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1921। सो ये 20 सेंचुरी से लिया गया है, यानी कि पिछले 100 साल का लिया गया है। सो 1901 से 1921 तक से, तो ये 21 ईयर्स का जो, यानी कि जिसमें 2 सेंसस हमारे इंक्लूड हो जाते हैं, सॉरी 3 सेंसस इंक्लूड हो जाते हैं। सो इस पीरियड को फेज फर्स्ट कहा गया है, और ये पीरियड था स्टेगनेंट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन का। स्टेगनेंट वर्ड का मीन्स होता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ही कम रही है, बहुत ही धीरे से, स्लोली जो पॉपुलेशन है वो हमारी इंक्रीज थी, यानी कि ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा लो था इस वक्त, बहुत स्लोली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 1911 से 1921 इन 10 सालों में ये नेगेटिव हो गई थी, यानी कि डेथ रेट बर्थ रेट से हाई हो गया था। और आपको पता होगा ये वही टाइम पीरियड है जब वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 1918 के बीच में। यही रीज़न है पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो हमारी निगेटिव हो गई थी। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स आर रिस्पॉन्सिबल, यानी कि बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था, और पॉपुलेशन इस वजह से हमारी निगेटिव हो जाती है, बिकॉज पॉपुलेशन में कोई भी एडिशनल इंक्रीज नहीं आ रहा था। एज पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, इलिटरेसी ऑफ पीपल एट लार्ज एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड वॉज प्रेवलेंट। तो ये 3 रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये नेगेटिव हुई थी। एक तो हमारे उस टाइम पर इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था, हेल्थ मेडिकल सर्विसेज नहीं थे, लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, एंड फूड का डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन था, हर जगह इक्वल सप्लाई नहीं हो रही थी फूड की। अब हमारा सेकंड फेज़ आता है। वहीं से कंटिन्यू होगा 1921 से 1951। ये जो 30 इयर्स हैं ये हमारे सेकंड फेज़ में रखे गए हैं, और ये स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ का पीरियड है, जहाँ पर पॉपुलेशन ना तो बहुत तेज़ी से और ना ही बहुत स्लोली, एक ठीक फोर्स, मतलब एक स्टडी रेट से वो इंक्रीज हो रही थी। इन दिस पीरियड ग्रोथ रेट इज़ हाई विद हाई बर्थ रेट। पॉपुलेशन तेज़ी से तो इंक्रीज़ होनी 1921 के बाद ऑब्वियसली चालू ही हो गई थी, बिकॉज और इसी वजह से 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोला जाता है, बिकॉज जब एक वक्त पर इंडिया में पॉपुलेशन नेगेटिव हो गई थी, एंड देन उसके बाद इंडिया में पॉपुलेशन राइज होनी शुरू हुई, और वो अब तक राइज ही हुई जा रही है। इस टाइम पर बर्थ रेट इंडिया में हाई हो गया था, जिस वजह से ग्रोथ रेट भी हाई होना शुरू हो गया था, लेकिन ग्रोथ हमारी स्टेडी थी, मतलब ठीक तरीके से बढ़ रही थी, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी। वाइल दैट रेट बिकम्स लो बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन। हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, सैनिटेशन सर्विसेज आने की वजह से जो डेथ रेट था वो तो हमारा कम हो गया, लोगों को मेडिकल सर्विसेज मिलने लगी तो लोगों की डेथ कम होने लगी। डेथ रेट कम हो गया, और बर्थ रेट हमारा क्योंकि हाई ही रहा, जिस वजह से पॉपुलेशन यहाँ से राइज होनी शुरू हो गई। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑल्सो, और जो एक और ज़्यादा लिमिटेशन थी हमारी कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं था इंडिया में, तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट होने के बाद वो भी हमारा ठीक तरीके से होने लगा। इट वॉज ऑल्सो द पीरियड ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और यही वो पीरियड है जिसमें पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो गया था, मंदी आ गई थी 1929 से 1933 के बीच में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमारा 1939 से 1945 तक हुआ था वो भी इसी पीरियड में इंक्लूडेड है।
अब हमारा थर्ड फेज़ आता है जिसमें 1951 से 1981 के डेकेड्स को रखा गया है, दशकों को रखा गया है। ये भी 30 इयर्स कंप्राइज करते हैं और ये वो फेज़ है जहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, यानी कि पॉपुलेशन विस्फोट हुआ। इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। इस पीरियड में डेथ रेट और ज़्यादा कम हो गया और बर्थ रेट हमारा हाई ही रहा, जिस वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। ये वर्ड जो मैंने यूज़ किए हैं फर्स्ट फेज़ में स्टैग्नेंट वर्ड, सेकंड फेज़ में स्टडी वर्ड और इस फेज़ में आता है एक्सप्लोजन वर्ड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम पॉपुलेशन ग्रोथ के फेजेस का आंसर लिखेंगे तो उनमें इन्हीं वर्ड्स को हम यूज़ करेंगे। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वॉज हाई, और ग्रोथ रेट हमारा हाई था। Reasons for high growth rate were the developmental activities adopted after independence, which improves living conditions of people and increased international migration like Tibetans, Bangladeshis, Nepalis, etc. इस फेज़ में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन होने का रीज़न था क्योंकि इंडिया इस वक्त इंडिपेंडेंट हो चुका था 1947 में। एंड जो भी डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने, इंडिया ने स्टेप्स उठाए थे, उन सब की वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी। एंड क्यों बढ़ी? बिकॉज उसने लोगों के जो लिविंग कंडीशंस ब्रिटिश रूल में बहुत ज़्यादा ख़राब थे उनको अच्छा कर दिया था, लोगों की लिविंग कंडीशंस बेटर हो गई थी। और इसी टाइम पर जो दूसरे देशों से भारत में आने वाले लोगों की संख्या है, इंटरनेशनल माइग्रेशन है, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। जैसे तिब्बत से आने वाले लोग, बिकॉज़ चाइना ने तिब्बत पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से तिब्बत के जो लोग थे उन्होंने इंडिया में आना अपने आप को ज़्यादा सेफ महसूस किया। बांग्लादेश से लोग इंडिया में आए, नेपाल से आए, तो इस तरीके से इंटरनेशनल माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा इसी टाइम पीरियड पर हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद, और इसी वजह से इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इस फेज़ में हुआ। एंड फाइनल द फोर्थ फेज़ जो कि 1981 से टिल प्रेजेंट का है अभी, क्योंकि सेंसस कंडक्ट किया जाएगा तो उस वक्त शायद इसको कंक्लूड किया जाए। सो इस पीरियड में जो ग्रोथ रेट है वो तो हमारा हाई ही है, पॉपुलेशन तो अभी भी बढ़ रही है। लेकिन अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये आता है कि हमारा जो बर्थ रेट 1921 से हाई है वो इस टाइम पीरियड पर थोड़ा सा स्लो हो गया है। बिकॉज़ जो मैरिज का एक टाइम पीरियड है, क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत ही जल्द फीमेल्स की शादी कर दी जाती थी 13-14 ईयर्स में, एंड देन वो विद इन 15 ईयर्स की एज में वो अपना फर्स्ट चाइल्ड रिप्रोड्यूस कर देती थी। तो इस वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती थी। लेकिन अब एक एज लिमिट सेट हो गई है 18 ईयर्स की फॉर द गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर द बॉयज़, जिस वजह से पॉपुलेशन थोड़ी सी, मतलब पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन बर्थ रेट हमारा डाउन हो गया है। और इसके अलावा फीमेल्स की जो लिविंग कंडीशंस हैं पहले से ज़्यादा बेटर हो गई है। नेक्स्ट हेडिंग अब हमारी आती है रीजनल वेरिएशंस इन पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे हमने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा कि कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है, डेंसिटी देखी कि किस स्टेट में ज़्यादा है कहाँ पर कम है, ऐसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ के जहाँ पर दो टाइम पीरियड के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सनस हैं उनमें क्या चेंज आया है, सो ये अब हम देखते हैं। सो पॉपुलेशन ग्रोथ के रीजनल वेरिएशंस, क्योंकि हमने कहा दो टाइम पीरियड के चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पर दो डेकेड्स का दिखाया गया है और उनके बीच कंपैरिजन भी है। सो 1991 से 2001 ये फर्स्ट टाइम पीरियड है और सेकंड टाइम पीरियड है 2001 से 2011 का। So during 1991 and 2001, southern states like Kerala, Odisha, Tamil Nadu, Goa, Karnataka show a low rate of population growth as below 20%. तो southern states जिनके मैंने अभी नाम लिए, इनमें जो population growth rate था वो 20% से भी कम था, यानी कि यहाँ पर 20% से भी कम परसेंटेज के अकॉर्डिंग population इंक्रीज़ हो रही थी। केरला में सबसे लोवेस्ट है बिकॉज़ वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, सब लोग ज़्यादातर वहाँ लिटरेसी लेवल हाई है। सो सिर्फ 9.4% से ही केरला में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इस टाइम पीरियड के बीच इंक्रीज़ हो रहा था, और ये पूरे कंट्री के अंदर इंडिया में केरला में सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था।
लोवेस्ट, जब भी हम किसी डेटा को लोवेस्ट पढ़ते हैं तो वो एक तरह का निगेटिव माना जाता है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इफ़ लोवेस्ट है तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है, बिकॉज़ ज़्यादा पॉपुलेशन से हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, नॉर्दर्न सेंट्रल, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये जितने भी स्टेट्स हैं बाकी, इनमें 20 से 25% के बीच ग्रोथ रेट था, जिस रेट से इन स्टेट्स में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो रही थी। अब हमारा सेकेंड टाइम पीरियड दिया गया है 2001 से 2011 का। इस टाइम पीरियड पे, यानी कि जो भी हमने टाइम पीरियड पढ़ा उससे अगले 10 सालों में जितने भी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज था, सब में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लो हो गया था। हाईएस्ट हमारा महाराष्ट्र में था, यानी कि 6.7% फॉल। ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है, फॉल यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, यानी कि 6.7% टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में महाराष्ट्र में गिरावट आई थी। जबकि सबसे कम गिरावट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में जो किस स्टेट में आई थी वो आंध्र प्रदेश में थी। सिर्फ 3.5% का ही डिक्लाइन ग्रोथ रेट में आंध्र प्रदेश में हुआ था, विच इज़ द नेगेटिव कॉम्पोनेंट। जबकि तमिलनाडु एंड पुडुचेरी ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसने इस टाइम पीरियड पर भी ग्रोथ रेट में इंक्रीज़ शो किया है। तो हमें इन सारे फैक्ट्स एंड डेटा को लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई थ्योरी नहीं है जिसको हम समझ लें, लेकिन हाँ, आप इनको मैप के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट फैक्ट्स एंड डेटा आपको याद करना ही पड़ेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ के टॉपिक में ही कुछ हमारे पास इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स आते हैं, ये आप देख सकते हैं बुक में। लेट्स सी ये क्या कहते हैं। इन पैराग्राफ्स में हमें बताया गया है एडोलेसेंट्स के बारे में। एडोलेसेंट्स इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया। देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ मैंने बताया जो कि चेंज होना है नंबर ऑफ़ पर्सनस का, और इसके लिए एडोलेसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, बिकॉज़ आप जानते हैं जो बर्थ रेट है वो एडोलेसेंट्स में ही हाई होता है, ओल्ड एज पर्सनस एंड चिल्ड्रंस में नहीं होता है। एडोलेसेंट्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ का। द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 years is adolescents, which is 20.9% of the total population of India. पहले इंडिया में 10 से 19 ईयर्स के एज ग्रुप के जो लोग हैं उन्हें एडोलेसेंट्स कहा जाता था, जो कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 20.9% ही अकाउंट करते हैं। बट नेशनल यूथ पॉलिसी जब लॉन्च की गई उस वक्त ये चेंज किया गया एंड 15 से 29 ईयर्स एज ग्रुप के लोगों को एडोलेसेंट्स कंसिडर किया गया, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में आपको पता चलेगा। Among them, male adolescents are higher than female adolescents. और अब इन 20.9% टोटल adolescents में भी जो मेल adolescents हैं वो फीमेल adolescents से ज़्यादा हैं। Adolescents population have high potentials and as you know adolescents में काम करने की क्षमता potential बहुत ज़्यादा हाई होता है, but they are vulnerable if not guided properly. जैसा हमारे बड़े लोग कहते हैं कि यही उम्र है कुछ करने की और कुछ ना करने की। इफ़ पर्सन को, एडोलेसेंट को प्रॉपरली गाइड ना किया जाए या वो किसी और गलत दिशा में चला जाए तो वो देश के लिए एक ख़तरा भी बन सकता है। हमें नीड है कि एडोलेसेंट्स को प्रॉपरली गाइड किया जाए, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो एडोलेसेंट से जुड़े हैं और उनके साथ साथ पूरी सोसाइटी से जुड़े हैं। जैसे लोअर एज एट मैरिज, इफ़ आप किसी भी पर्सन की लो एज पे मैरिज करोगे तो वो उसके लिए भी बेकार है, एंड देन आगे आने वाले उसका जो भी फ्यूचर होगा उसके लिए वो सब एक वेस्ट थिंग है। स्कूल ड्रॉप आउट्स, स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है कुछ लोगों को बिकॉज़ वो फ़ी पे नहीं कर पाते हैं। पहले होता था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे स्कूल्स चलते थे। हाई रेट ऑफ HIV एड्स इन्फेक्शंस, ड्रग अब्यूज़ एंड अल्कोहलिज्म, तो ये शराब की लत, ड्रग्स का यूज़ करना, तो ये वो कुछ ऐसी डायरेक्शंस हैं जहाँ पर एडोलेसेंट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस उम्र में, और वो बहुत उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर
अपनी लाइफ को चेंज कर लेते हैं इन अ नेगेटिव वे, तो इसीलिए ये कुछ चैलेंजेस हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एडोलेसेंट्स के सामने क्या चैलेंजेस होते हैं जिनको उन्हें ओवरकम करना पड़ता है, तो यही वो चैलेंजेस हैं। इफ़ हम बात करें गवर्नमेंट ने क्या किया है एडोलेसेंट्स को गाइड करने के लिए, सो यहाँ पर टू पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट के एफर्ट्स के तौर पर, जो गवर्नमेंट ने एडोलेसेंट्स के लिए गाइडेंस के लिए उनके लॉन्च किया है। फर्स्ट है नेशनल यूथ पॉलिसी NYP, जो फरवरी 2014 में लॉन्च की गई थी, जिसका एक सपना था, विजन था कि जो इंडिया का यूथ है उसके लिए एक सपना था to empower the youth of India to achieve their full potential and through them India find its rightful place in the world। यानी कि हमें इंडिया का जो युवा है, यानी कि जो एक यूथ पीपल्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, उनको हमें इतना सशक्त करना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, एम्पावर बनाना है कि उनकी जो भी पोटेंशियलिटी है, उनमें जितनी भी क्षमता है वो उनकी बाहर आए और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर सकें। एंड देन इंडिया अपने इन्हीं यूथ्स के थ्रू, एडोलेसेंट्स के थ्रू अपना जो एक राइटफुल प्लेस है वर्ल्ड में, जो उसका एक सही स्थान है, उसको ग्रहण कर सके। इसलिए हमेशा बार बार ये कहा जाता है कि जो युवा होता है वो देश का भविष्य है। सो इसीलिए सरकार ने ये पॉलिसी जो है लेकर आई है गवर्नमेंट, सो दैट प्रॉपर गाइडेंस उनका किया जा सके। दिस पॉलिसी हैज़ डिफाइंड यूथ पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर्स, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। सेकेंड पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, दैट इज़ नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो स्किल्स का डेवलपमेंट है यूथ के अंदर, यानी कि जो उनके कौशल विकास की बातें हैं, कौशल विकास है, जो भी टैलेंट है किसी भी पर्सन में, उस टैलेंट को बाहर निकालना उस पर्सन के, एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस से रिलेटेड जितना भी उसके अंदर चीज़ें हैं, जो भी वो कर सकता है अपनी लाइफ में, उसके लिए उसको एम्पावर करना। सो ये पॉलिसी 2015 में बनाई गई थी टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क टू ऑल स्किल एक्टिविटीज़ बीइंग कैरिड आउट इन इंडिया एंड टू लिंक स्किलिंग विद डिमांड सेंटर्स, ताकि जितने भी स्किल्ड एक्टिविटीज़ इंडिया में होते हैं, जितनी भी कौशल गतिविधियां भारत में होती हैं, उन सब के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन को बिठाया गया जो उनको मॉनिटर कर सके, और जिस स्किल की जहाँ पर ज़रूरत है उस स्किल को उस सेंटर से, उस प्लेस से वो जोड़ सके, ताकि वो स्किल यूज़ हो सके इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। सो ये दो एफर्ट्स गवर्नमेंट ने किए हैं गाइडेंस के लिए एडोलेसेंट्स के। सो हमारी थर्ड हेडिंग दैट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है कंप्लीट। So this is the second part of this chapter. For the third part you can watch video whose link is available in the description box.